हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो 2021 सेकेंड टाइम जो ओएसएसटीटी नोटिफिकेशन आया था, बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। लाइव क्लास भी शुरू हो चुका है। व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं। आप अगर लाइव क्लास पे हिस्सा लेना चाहते हैं, लाइव क्लास करना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क करें, इसके एहतेशाम.बाबू मुझे चैट करें। मैं वहाँ पर डिटेल्स बता दूंगा कि आपको किस प्रकार जो है लाइव क्लास से जुड़ना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप है, लाइव क्लास में जो व्याख्या होती है, कहानी हो, निबंध हो, ग्रामर हो, पद्य विभाग हो, कोई से काव्य कविता हो, दोहा हो, पद हो, सारी चीज़ की व्याख्या होती है। लाइव क्लास गूगल मीट पे जो होता है, उसके बाद जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे डाउट क्लियर क्लास किया जाता है, टॉपिक रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड होता है, टेस्ट होता है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर जो है आपको जानकारी मिलेगी और यहाँ पर यूट्यूब में भी आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा। तो आप जुड़े रहें। अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर कांटेक्ट करें। इसके एहतेशाम.बाबू मेरा इंस्टा आईडी है, वहाँ पर संपर्क करें, मैं बता दूंगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पर आपका क्लास नहीं है इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्लास नहीं है, आप वहाँ पर मुझसे चैट करें, मैं आपको क्लास की स्ट्रेटेजी जो है कहाँ कब कैसे ज्वाइन करने हैं सारी चीज़ें बता दूंगा। चलिए आज एक कहानी की आलोचना करते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी का नाम है कफन। तो कहानी है, मैं इससे पहले भी कहानी की आलोचना किया हूं और आपको हमेशा बोलता हूं कि आप धीरज रखें, संयम रखें, वीडियो को देखें। उम्मीद करता हूं वीडियो के लास्ट तक आप देखें, उसके बाद आपको इस कहानी से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वेरी क्लियर तौर पे आपको मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक है, लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जरूर चैट करें, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी इसके एहतेशाम.बाबू है। तो कफन कहानी की शुरुआत जो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा कहानी लिखे हैं वो है प्रेमचंद। ये उपन्यास का सम्राट भी जिसे कहा जाता है। तो प्रेमचंद की ये कहानी है कफन। तो शुरू कहाँ से होती है ना, सबसे पहले कहानी पढ़ने से पहले इसके पात्र के विषय में कि इसके कौन कौन मुख्य कैरेक्टर है उसके विषय में जानकारी की आवश्यकता है। तो इसके तीन मुख्य कैरेक्टर हैं, तीन ही कैरेक्टर हैं। एक है घीसू, एक है माघव, एक है बुधिया। घीसू, घीसू का बेटा है माघव। आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो लिख लें, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। घीसू उसका बेटा है माघव और माघव की पत्नी है बुधिया, जो घीसू की बहू माघव की पत्नी। तीन कैरेक्टर समझ गए। घीसू, घीसू का बेटा है माघव, माघव की पत्नी जिसका नाम है बुधिया। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? उस समय ये एक जो है किसान और मजदूरों पर लिखी हुई कहानी है। उसकी अवस्था को बताती है कि किस प्रकार उस जमाने में किसान और मजदूरों की अवस्था थी। और घीसू और माघव जो है बिल्कुल आलसी आदमी थे, दोनों बहुत आलसी थे दोनों। घीसू बाप और माघव जो है उसका बेटा और बेटे की पत्नी जिसका नाम था बुधिया। तो कहानी की शुरुआत ये तीन पात्र रहे। कहानी की शुरुआत होती है कि दोनों बाप बेटे एक अपनी कुटिया के सामने बैठकर, जो घर थी छप्पर की घर, कुटिया के सामने बैठकर एक अलाव के सामने, अलाव जिसमें जो है आप जैसे बोलते हैं जिस पे अंगारा रखकर तपते हैं ना शीत जाड़े के मौसम पे, उस अलाव के सामने बैठकर दोनों बाप बेटे बातचीत कर रहे होते हैं। और भीतर जो है माघव की स्त्री प्रसव वेदना से, बच्चे होने वाले हैं, प्रसव वेदना से जो है तड़प रही होती है। तो वहां से कहानी की शुरुआत होती है। दोनों बैठकर बातचीत करते हैं, भीतर जो स्त्री तड़प रही है और घीसू बोलता है कि जाकर देख कर आ भीतर, वो तड़प रही है, उसे कितना कष्ट हो रहा होगा, कितनी पीड़ा हो रही होगी, कितनी वेदना हो रही होगी, वो तड़प रही है, तू जाकर देख कर आ। माघव बोलता है कि तुम जाकर क्यों नहीं देख कर आते? घीसू से बोलता है तो कि तुम जाकर देख कर आओ ना, मैं क्यों जाऊं देखने, तुम जाकर देख के आओ। तो घीसू बोलता है कि यार जब मेरी बीवी मरी थी ना, मैं 3 दिन तक उसके पास से नहीं उठा था, 3 दिन तक उसके पास था। लेकिन तेरी पत्नी है वो और मैं उसका ससुर हूँ, अगर मुझे देखेगी तो अभी जो उसकी वेदना की समय है, हाँ वो कष्ट पा रही है, उसे जो है पीड़ा हो रही है, तो मुझे देखेगी, जो वो पैर हाथ पीट रही है उसे पीटना भी बंद कर देगी। हाँ, मैं कभी उसके रूप को नहीं देखा हूँ, मैं कभी उसकी तरफ नहीं देखा हूँ, तो तू जा देख कर आ। तो ऐसे घीसू और माघव में बातचीत होती है, लेकिन दोनों का एक उद्देश्य होता है, वो लोग क्यों नहीं जाते भीतर। दोनों बड़े आलसी, कामचोर, ठग प्रवृत्ति के लोग थे दोनों। और क्यों नहीं जाते? क्योंकि उस अलाव में दोनों क्या करते हैं, कुछ आलू जो किसी के खेत से लाए थे, आलू को जो है भून रहे होते हैं। और दोनों के मन में वही होता है, अगर एक व्यक्ति भीतर जाता है, दूसरा जो है आलू का एक बड़ा भाग जो है साफ कर देगा, खा लेगा। तो दोनों के मन में वही होता है। घीसू ना ही भीतर जाता है तो माघव ना ही भीतर जाता है। तो इस तरह क्या होता है, दोनों वहीं पर बैठते हैं, कहानी की यहाँ शुरुआत होती है। और थोड़ा बैक करके जाएं कि जिस समय बुधिया जो है माघव से विवाह करके घीसू के घर आई थी, मानो एक प्रकार जो है उसने
उस घर का चाल चलन सारी चीज़ को बदलने लगी थी। बेचारी खुद काम करती और खुद काम करके घास छीलने का काम करती, पीसने का काम करती। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बुधिया क्या काम करती थी, याद रखना, कहानी है, कहानी की तरह सुनिए, सब कुछ याद रह जाएगा। घास छीलने का काम करती, पीसने का काम करती और एक सेर आटे का प्रबंध कर लेती। ये दोनों जो है अपना पेट ठूस लेते, उससे पेट भर लेते और इनको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब से बुधिया घर में आई थी ये दोनों काफ़ी अकड़ने लगे थे। जो काम पे बुलाता अकड़ के बातचीत करते थे। तो उससे पहले की हालत इनकी क्या थी ने, ये दोनों बहुत कामचोर थे। लिखा हुआ है कि एक जो है आधे घंटा काम करता तो घंटा भर रेस्ट करता और एक चिल्लम फूंकता रहता। आपके पास प्रेमचंद की कहानी हो तो पढ़ लेना, सुने, ये भी याद रह जाएगा। तो इसलिए कोई इन्हें काम में नहीं बुलाता था और मजबूरी में लोग इन्हें बुलाते थे। जब कोई नहीं मिलते थे तो लोग इन्हें जो है काम में बुलाते थे और तभी बुलाते थे जब दो आदमी काम करें और एक ही आदमी का काम कर पाएं तब भी संतुष्टि हो जाए। उसी प्रकार की अवस्था में इन दोनों को जो है बुलाते थे। तो माघव और घीसू और भी अकड़ने लगे थे क्योंकि बुधिया आ गई थी जो माघव की पत्नी थी, घास छिलती थी, पिसाई का काम करती थी, शेर भर आटे का प्रबंध कर लेती थी। ये लोग जो है पहले जब तक 2-4 फाके नहीं हो जाते, यानी 2-4 वक्त जो है भूखे नहीं रह जाते, ये लोग कभी काम पर नहीं जाते। थोड़ा सा कमा के लाते अकड़ और उसको खाने के बाद पूरा समाप्ति होती। 2-4 फाके होते, भूखे रहते, उसके बाद दोनों जो है काम में जाते। तो इस प्रकार 2-4 फाके होने के बाद घीसू जाता, पेड़ में चढ़ता और सूखी लकड़ी तोड़ लाता और माघव लेकर उसे जो है बेच देता, बाजार में बेच देता। इस प्रकार जो है इनकी जिंदगी चल रही थी। तो वह स्त्री जो माघव की पत्नी है वो आने के बाद इन दोनों जो है ये दोनों बहुत अकड़ने लगे थे वो, क्योंकि इनके लिए खाने का इंतज़ाम कर देती थी। तो आज वही स्त्री है जो इस वेदना में तड़प रही है, प्रसव वेदना में, जिसके बच्चे होने वाले हैं, तड़प रही है। लेकिन इन दोनों को उसकी कोई फिक्र नहीं है। इनको बस अपनी पेट पूजा की फिक्र है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, वही फिक्र है इनको। ये लोग सोचते हैं, घीसू सोचता है अगर मैं गया उसके पास तो माघव जो है आलू का बड़ा भाग खा लेगा। अगर माघव गया, माघव सोचता है अगर मैं गया तो घीसू खा लेगा। तो इन दोनों नहीं जाते। वो बेचारी स्त्री जो है छटपट होती रहती है दर्द में और दोनों क्या करते हैं ना, वही निकालते हैं आलू और गर्मा गर्म आलू खाते हैं, पानी पीकर वहीं जो है सो जाते हैं। और सोने के बाद क्या होती है न, जिस समय सुबह उड़ते हैं, बहुत छोटी सी कहानी है, ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है। जब सुबह उड़ते हैं तो माघव जाता है घर के अंदर और देखता है कि बुधिया का देहांत हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, मर चुकी है। तो दौड़कर बाहर आता है, घीसू से बोलता है कि बुधिया जो है मर चुकी है। दोनों चिल्लाने लगते हैं, पीटने लगते हैं, अपने जिस्म को पीटने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इनका चिल्लाना और पीटना सुनकर पड़ोस वाले भी आ जाते हैं, इनको सांत्वना देते हैं, जैसे परिवार, जैसे समाज में होता है। इनको समझाने लगते हैं। ये दोनों चीखने लगते हैं और ज़्यादा चीखने का भी इनके पास समय नहीं होता क्योंकि कफन का और अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने का समय था। अंतिम इनके पास जो है टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी, तो कफन कहाँ से लाएं। तो दोनों निकलते हैं गांव में पैसा मांगने के लिए। जा पहुंचते हैं जमींदार के पास। जमींदार जो है, जो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे क्योंकि ये दोनों बहुत आलसी थे, बहुत ठग थे। हाँ, और एक चीज़ मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि जिस समय ये दोनों आलू खा रहे होते हैं ना, वहाँ पर तरह तरह की बात करते हैं। तो घीसू को याद आ जाती है एक बारात की, ठाकुर साहब के बारात की याद आती है। घीसू बोलता है कि ठाकुर साहब का बारात, यार वैसा खाना मुझे आज तक नहीं मिला। माघव जो है मन ही मन में उस सारे स्वाद को, उस सारी चीज़ का आनंद लेता है। घीसू वर्णन करता है कि ऐसा खाना था, वैसा खाना था, वैसा था, हम मना कर रहे थे फिर भी वो लोग खिला रहे थे। ऐसा खाना मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। ऐसी चीज़ जो है घीसू बोल रहा है उस ठाकुर साहब की बारात को याद करके। सारी चीज़ माघव को सुनाए। माघव बोलता है यार तुमने 20 पूरियाँ खाई होगी। घीसू बोलता है 20 नहीं, मैंने तब 20 से भी ज़्यादा पूरियाँ खाए थे, याद रखना इस संख्या को। तो माघव बोलता है कि मैं होता तो 50 खा जाता। तो घीसू बोलता है कि मैंने भी 50 से कम नहीं खाई होगी। देखिए कैसे किस्म के आदमी थे दोनों। तो दोनों में बातचीत होती है। ये मन ही मन में माघव सारी चीज़ों का आनंद लेता है। तो वहीं खाते हैं उस आलू, जो भुना हुआ आलू है, खाकर वहीं सो जाते हैं। सुबह माघव जब जाता है देखता है बुधिया का जो है, बुधिया की मृत्यु हो चुकी है। दौड़कर बाहर आता है और दोनों, ज़्यादा रोने चीखने का भी अवसर नहीं था, समय नहीं था, क्योंकि जो है प्रबंध करना था कफन का, उसके लकड़ी का प्रबंध करना था, अंतिम संस्कार का प्रबंध करना था। तो इसलिए दोनों निकलते हैं गांव में मांगने के लिए और जा पहुंचते हैं जमींदार के पास। जमींदार जो इनकी कभी शकल ही देखना नहीं चाहता था, इस प्रकार के आदमी थे,
फिर भी जब ये बात सुनता है कि बुधिया जो है मर चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, अंतिम संस्कार के लिए कफन चाहिए, लकड़ी चाहिए, हाँ 2 रुपया उठाकर जो है फेंक देते हैं घिसू के पास। घिसू 2 रुपया लेता है और जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटने लगता है कि जमींदार ने 2 रुपया दिया है, हाँ अंतिम संस्कार के लिए कफिन खरीदना है, ये वो ढिंडोरा पीटता है। और उस नाम से जो जमींदार पैसा देते हैं तो गांव के जो महाजन थे, गांव के जो बनिए थे, तो वो भी जमींदार का देखते हुए घिसू की मदद करते हैं। कोई 4 आना देता है, कोई 2 आना देता है। तो इस प्रकार जो है 5 रुपये की एक अच्छी खासी रकम जमा कर लेता है घिसू। और उसके बाद दोनों चलते हैं कफन खरीदने के लिए बाजार में। तो बाजार में कफन खरीदते समय ये दोनों आपस में बातचीत करते कि इतना दाम वाला कफन क्यों लें, कोई बहू के साथ थोड़ी जाएगा। घिसू बोलता है बहू के साथ थोड़ी जाएगा, इतना दाम वाला कफन क्यों लें। माकप बोलता है हाँ कफन तो जल जाता है वहाँ लकड़ी के साथ, तो कोई कम दाम सस्ता वाला कफन लेता है। दोनों इस दुकान से उस दुकान, इस दुकान से उस दुकान घूमते रहते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे हैं। दोनों की इच्छा होती है कि यार थोड़ा सा पैसे का कफन ले लें, बाकी पैसे को साफ कर लें, खा जाएं हम, यही होती है। पर दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे होते हैं और सारे दुकान घूमते हैं, इनको कहीं कफन नहीं मिलता। और सस्ता वाला और सस्ता वाला, कहीं कफन नहीं मिलता। अंत में दोनों घूमते घूमते जा पहुंचते हैं एक मधुशाला के सामने जा पहुंचते हैं। और मधुशाला के सामने जाने के बाद जो है एक बोतल मंगाते हैं, समझ रहे हो, ड्रिंक्स, बियर मंगाते हैं, एक बोतल मंगाते हैं, उसके साथ कुछ चखना मंगाते हैं। दोनों वहीं खाने पीने लगते हैं। और दौड़ कर जाता माघव, सामने एक दुकान थी, कलेजी ले आता, पूरी ले आता। दोनों खाते हैं पीते हैं, वहीं मशगूल हो जाते हैं। और वहाँ भी दोनों बातचीत करते हैं खाते पीते, क्योंकि पैसा तो मिल गया है 5 रुपये का, अच्छा खासा रकम मिल गया है 5 रुपये का। दोनों खाते पीते हैं और बातचीत करते हैं। माघव पूछता है कि हमने तो ये सारे पैसे चाट लिया है, अब जो है उसका कफन का प्रबंध कहाँ से होगा। घिसू बोलता है अरे हो जाएगा। माघव बोलता है कैसे होगा। घिसू बोलता है वही देंगे जो इस बार हमें दिए हैं, फिर से वही लोग देंगे, पर इस बार पैसा हमारे हाथ में नहीं आएगा, वो लोग खुद ब खुद उसका प्रबंध करेंगे। हाँ दोनों मौज मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, दोनों में बातचीत होती है कि वो स्वर्ग की रानी बनेगी, कि हमें देखो जीवन भर हमें पालती रही, बेचारी पिसती रही, घास छिलती रही, हमें खिलाती रही, और आज जब अंतिम समय पर उसकी मृत्यु हो गई है, तो उस समय भी ऐसा भोजन खिलाकर जा रही है जो कभी हमने लाइफ पे भोजन नहीं खाया था। दोनों भरपेट खाते हैं। खाने के बाद थोड़ा सा पूरी बच जाता है और उस थैले को उठाकर लेकर जो है माघव दे देता है साइड में एक भिखारी जो उनकी तरफ ताक रहा था, उसको दे देता है बड़े आनंद के साथ। और उस आनंद को कहानीकार प्रेमचंद लिखते हैं कि माघव वो इतने आनंद से देता है, देने का आनंद उसने पहली बार महसूस किया था। इससे पहले तो खुद नहीं पा रहा था, भिखारी था, तो जब पेट भर गया दे रहा था, देने का आनंद पहली बार उसने जो है महसूस किया था। तो दोनों जो है खाने पीने के बाद जो है सारे पैसे को चट कर जाते हैं और सोचते हैं कि उसका जो है अब कफन का प्रबंध कहाँ से होगा, अंतिम संस्कार के लिए क्या करें, सारा पैसा तो चट गया। घिसू समझाता है कि वही लोग देंगे जो लोग इस बार दिए थे, पर इस बार पैसा हमारे हाथ नहीं आने वाले, वो लोग सारे प्रबंध कर देंगे। और संध्या का समय होता है, मधुशाला की जो है जो दिखने में मधुशाला और भी खूबसूरत, बत्ती जलती है और भी खूबसूरत होने लगती है। ये दोनों भी पी पी कर जो है मदहोश हो जाते हैं। वहाँ पर अंत में जो है दोनों नाचने और गाने लगते हैं। यहीं से कहानी की समाप्ति हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पर इसका और थोड़ा अच्छा लगता है जब उसका अंतिम संस्कार किसने किया, प्रेमचंद वो चीज़ भी लिख देते। तो यहाँ पर मजदूरों की व्यवस्था को बताते हैं, ये दोनों की आलस्यता को बताते हैं, और नारी कैसे एक परिवार को संभाल लेती, उस सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है इस कहानी पे। तो चलिए और एक वीडियो पे मिलते हैं। तो आप अगर लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कंटैक्ट करें इंस्टाग्राम पे, इसके एहतेशाम.बाबू मेरा इंस्टा ID है। मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार आपको लाइव क्लास से जुड़ना है। एग्जाम नोटिफिकेशन आते ही मैं जो है एक नया बैच शुरू करने वाला हूं, उस नया बैच से जुड़े, सारी चीज़ आप क्लियर हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी भी आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।